ठीक है जी। पिछले एक साल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इंडेक्सेस आए हैं हमारे पास, उसके बारे में लिखेंगे। कल वैसे मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर किया था आंसर राइटिंग वाले में, बट वो जस्ट ऊपर ऊपर से शेयर किया था, डिटेल्स नहीं हमने उस रिपोर्ट की वहां पे डाली थी। तो उसके बारे में लिखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं ऑफ लास्ट 1 ईयर। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अगले साल भी ये रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे 2024 में भी आती है लास्ट में जाते जाते, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करता कौन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान देना है आपने। सो लिखो फिर सबसे पहली रिपोर्ट, दैट इज ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023। तो लिखना है इसमें, इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हर साल ही ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की जाती है, जो बताती है अबाउट द ग्लोबल जेंडर। जेंडर के बेसिस के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जेंडर के बेसिस के ऊपर जो इनइक्वालिटी होती है, उसके बारे में ये डाटा आपको रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है आपको डाटा प्रोवाइड करेगी। सो लिखना है इसमें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया रैंक्ड, according to the report, India ranked at 127 out of, ranked at 127 out of 146 countries, 127 out of 146 countries in terms of gender parity, in terms of, in terms of gender parity, comma, India improved 8 places, India improved 8 places, 8 places from last year, from last year। तो इस बार हमारा रैंक जो रहा है 2023 के अंदर, वो 127 रैंक है। टोटल कंट्रीज कितनी, यहाँ पे टोटल डाटा लिया जाता है 146 कंट्रीज का। अगर हम यहाँ पे बात करें पिछले साल, मतलब 2022 के अंदर, 23 से जो पिछला साल है 2022 के अंदर, हम 8 रैंक और पीछे थे, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें 8 प्लस कर दो, वो रैंक था आपका, इतना पीछे चल रहे थे आप। ठीक है, अभी इंप्रूव हो गया आप बोल सकते हो। जेंडर पैरिटी का मतलब होता है कि जेंडर के बेसिस के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जेंडर के बेसिस के ऊपर जो इनइक्वालिटी होती है, उसमें हमें सुधार देखने को मिला है। तो हमारा जो रिपोर्ट में रैंक अगर 8 आगे आ रहा है ना, आप 8 रैंक से इंप्रूव कर रहे हो, तो इट मींस आपने यहाँ पे अच्छा खासा सुधार किया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंडिया हैज अटेन्ड, India has attained equality, India has attained equality in the enrollment across, in the enrollment across all levels of education, in the enrollment across all levels of education, comma, on the basis of gender, on the basis of
जेंडर। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा सुधार हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं कि मेल फीमेल, खास तौर पे हमारे यहाँ पे दो जेंडर की बात की जाती है, तो जेंडर बेसिस के ऊपर पहले जो डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलती थी एजुकेशन की एडमिशंस में, एनरोलमेंट मतलब एजुकेशन में एडमिशन होना, तो उसमें सुधार हमें देखने को मिला है। अभी इतना गैप आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप हायर एजुकेशन देखो, चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन देखो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन देखो, लड़के और लड़कियों का एनरोलमेंट एक जैसा सा आपको देखने को मिलता है, जो कि पहले काफी खराब था। आज से अगर आप 10 साल या 20 साल पीछे जाते हो तो काफी डिस्पैरिटी थी उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंडिया हैज क्लोज्ड, इंडिया हैज क्लोज्ड 64.3%, 64.3% of the overall gender gap, of the overall gender gap. However, India has reached only, however, India has reached only 36.7%, इसको तेज करना, फैन को तेज करो, 36.7% इक्वालिटी इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हर एक सेक्टर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो इनइक्वालिटी को है, मोर देन 50% इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया है। ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी कंप्लीटली खत्म हो गई है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप मोर देन 50% इक्वालिटी अटेन कर पाए हो, मतलब मोर देन 50% इनइक्वालिटी को आपने खत्म कर दिया है। ज्यादातर सेक्टर्स में आप जाओगे आपको मेल फीमेल की कैटेगरी में क्या है, इक्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की, वहां पे कुछ खास इक्वालिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। वहां पे इक्वालिटी लेस देन 50% है, दैट इज जस्ट 36.7%। इट मींस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में अभी भी हमें बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मतलब जॉब्स हो गया, लेबर हो गया, जो भी इकोनॉमिकल वर्क होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल जॉब हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की जॉब हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर की जॉब हो, वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको फीमेल से ज्यादा मेल देखने को मिलेंगे। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जब हम पेड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जहां पे काम करने के लिए आपको पैसा मिलता है, वहां पे आज भी मेल ज्यादा घंटे काम करते हैं, पेड वर्क ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में अगर आप देखोगे अनपेड वर्क ज्यादा है और पेड वर्क कम है। तो मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, बट अदरवाइज ओवरऑल हम अच्छा खासा इक्वालिटी को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इंडिया हैज रजिस्टर्ड, इंडिया हैज रजिस्टर्ड 25.3% equality, 25.3% equality with women representing, with women representing only 15.1%, women representing only 15.1% in the parliament, in the parliament, comma, it is the highest percentage since 2006, it is the highest percentage since 2006। 2006 में यहाँ पे क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो रिपोर्ट है इसको पहली बार 2006 में पब्लिश किया गया था। तो उससे पहले तो हमारे पास डाटा ही नहीं है कि इक्वालिटी इनइक्वालिटी का क्या सिनेरियो होता था। 2006 में पहली बार ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट पब्लिश की गई थी बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
तो 2006 से लेके आज तक का 2023 तक का जो डाटा है वो हमारे पास है। उसमें अगर हम देखते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो आपको देखने को मिल रही है वुमेन की इन द पार्लियामेंट, दैट इज 15.1%, दैट इज द हाईएस्ट 2023 तक। अगर आपने रिसेंट देखा हो तो आपको ये समझ आया होगा कि वुमेन की पार्टिसिपेशन कम हो गई है। मेरे पास सुबह सुबह एक डाटा आया भी था, मैं आपको लिखवाता हूँ, देखो उसको नोट बना के साइड में लिख लेना। इस बार, हाँ तो लिखना, साइड में नोट बना के लिखो। देयर इज स्लाइट डिप, देयर इज स्लाइट डिप, DIP मतलब डिक्रीज होना, स्लाइट डिप in the number of women MP, in the number of women MP from 78 in 2019, from 78 in 2019 to 74 to 74 इन 2024 इलेक्शंस, इन 2024 इलेक्शंस। समझ रहे ये चीज? एक तरफ तो पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व की गई, अब आपको समझ आएगा कि सीट्स रिजर्व करना इतना जरूरी क्यों था। 2019 में अगर देखा जाए तो 78 वुमेन थी जो इलेक्ट होके आई थी, वो सबसे ज्यादा नंबर था, और उसी को यहाँ पे दिखा रहे हैं एक्चुअली, 15.1% जो दिखा रहे हैं ना, उसी को दिखा रहे हैं। लेकिन अभी इस बार जो इलेक्शन हुए जिसका एक दो दिन पहले रिजल्ट आया, उसमें सिर्फ 74 वुमेन MP ही जीत पाई है। क्योंकि जैसे कंगना रनौत जीती, आपने देखा होगा, इसको तो जानते हो गया, कंगना रनौत के अगेंस्ट आप देखो मेल ही खड़े हुए थे। चलो ये तो इसकी किस्मत अच्छी है, जीत गई, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मेल जीत जाते हैं, फीमेल हार जाती है। अब आपने 33% सीट रिजर्व तो कर दी है, लेकिन वो इस बार के इलेक्शंस में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, वो नेक्स्ट इलेक्शंस में इंप्लीमेंट होगा। और नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, 33% सीट्स के ऊपर खड़ी ही फीमेल हो सकती हैं, तो जीतेगी भी कौन, फीमेल ही जीतेंगी। तो वहां पे आपके पास इंश्योर होगा कि 33% वुमेन तो आएंगी ही आएंगी। इस बार देखो 78 से 74 हो गया, मतलब नंबर कम हो गया। तो मतलब ये थोड़ी सी गड़बड़ रहती है अगर आप सीट्स रिजर्व नहीं करते हो। सीट्स रिजर्व की गई, ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करोगे, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। The index ranked neighbors of India, index ranked neighbors of India, एरो लगा के लिखना। पाकिस्तान 142, नेपाल 116, 116, नेपाल 116, श्रीलंका 115, चाइना 107, भूटान 103, भूटान 103, और बांग्लादेश 59, बांग्लादेश 59। ध्यान से देखो इसको जरा, बांग्लादेश, मैंने कई बार आपको बोली ये बात, बांग्लादेश में हालांकि एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये वैसी मुस्लिम कंट्री नहीं जैसी आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलती है। मुस्लिम कंट्रीज में क्या होता है, मोस्टली जो फीमेल होती है इनको दबाया जाता है। देख लो पाकिस्तान में रैंक क्या है, 146 कंट्रीज में से 142, मतलब लास्ट में से 5वें नंबर पे आता है। अगर आप ध्यान से देखो, लास्ट में से 5वें नंबर पे है, तो जो बिल्कुल बिलो वाली 5 कंट्रीज है उसमें पाकिस्तान का नाम आता है। चाइना भी ठीक ठाक है, आप बोल सकते हो मोर देन 100 ही रैंक आपको देखने को मिल रहा है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर रैंक 59 है, तो मतलब वहां पे इक्वालिटी बहुत अच्छी है। जितना आप 1 के क्लोज हो उतनी इक्वालिटी अच्छी है, जितना आप 146 के क्लोज आपका रैंक है उतनी आपकी इक्वालिटी के हालात बुरे हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी कंट्रीज है सबसे बेहतरीन आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश में।
ज्यादा किस चीज में पार्टिसिपेशन? अच्छा, अगर आप बोल रहे हो कि मोर देन मेल वुमेन हो, हाँ उसको नहीं माना जाएगा। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, इक्वालिटी का मतलब है मेल फीमेल की दोनों की पार्टिसिपेशन में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 70% फीमेल पार्टिसिपेशन और 30% मेल पार्टिसिपेशन और आप बोलोगे इक्वालिटी है, नहीं ये इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी जब होगी जब 50-50%, 49-51%, 47-52% ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर फीमेल की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाती है, मेल की कम है, तो वो भी इनइक्वालिटी कहलाएगी वहां। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रिपोर्ट लिखो। इसके बाद सेकंड रिपोर्ट लिखना, दैट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2023। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2023। मैंने आपको उस दिन हंगर वाली रिपोर्ट लिखवाई थी ना, ये जो रिपोर्ट थी आपके पास, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, लिखवाई है कि नहीं लिखवाई? हंगर इंडेक्स नहीं लिखवाई आई थिंक, लिखवाई है देखना, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम ये यूएन के कर रहे थे। नहीं लिखवाई हुई है, चलो इसको भी लिख लेंगे, पहले इसको लिख लो। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 पब्लिश्ड बाय organization, published by Organization for Economic Cooperation, Organization for Economic Cooperation and Development, Organization for Economic Cooperation and Development, ब्रैकेट में ये भी लिख लेना OECD, पेपर में भी कई बार ऐसे लिख देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सो लिखना इसमें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एज ऑफ जून 2023, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एज ऑफ जून 2023, there were around 4.7 million 4.7 million displaced citizens of Ukraine, 4.7 million displaced citizens of Ukraine, comma, Germany, Poland, and United States, Germany, Poland, and United States host the highest number of refugees from Ukraine, highest number of refugees from Ukraine. ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने बताया हमें कि 4.7 मिलियन यूक्रेनियन जो लोग हैं उनको अपने घर बार छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि यूक्रेन की वॉर चल रही थी। और इसमें ज्यादातर ये कहां पे गए हैं? जर्मनी के अंदर, देन पोलैंड के अंदर, देन यूएसए के अंदर। इसको याद रखना। उस दिन मैंने आपको माइग्रेशन के ऊपर एक और रिपोर्ट लिखवाई थी अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखवाया था। तो इंडिया का डाटा वहां से याद रखोगे, बाकी ये यूक्रेन वाला यहाँ से आपने याद रखना है। ठीक है, दैट रिपोर्ट इज डिफरेंट, वो तो हमारी पॉपुलेशन फंड एंड ऑल वो सारी रिपोर्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे।
एक पॉइंट इसमें और लिखना, फैमिली माइग्रेशन remained the primary category. Family migration remained the primary category, comma, representing 40% of all the permanent type of migration. Representing 40%, 40% of all the permanent type of migration. सबसे ज्यादा जो माइग्रेट होती हैं इंडिविजुअल्स की बजाय क्या होती है, फैमिलीज माइग्रेट होती हैं। पूरी की पूरी फैमिली ही माइग्रेट हो जाती है। टोटल जो माइग्रेशन हुई है परमानेंट वाली, उसमें 40% क्या है, फैमिलीज है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो फैमिली माइग्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल माइग्रेशन, इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट रिपोर्ट, दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 लिखना, पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में लिख लो, पब्लिश्ड बाय, पहला एक इंस्टीट्यूशन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये हो गया एनजीओ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और दूसरा इंस्टीट्यूशन है आपका वेल्ट हंगर हेल्थ, वेल्ट हंगर हेल्थ, वेल्ट हंगर हेल्थ। ये भी क्या है, अगेन एनजीओ है, इंस्टीट्यूशन है जो खास तौर पे हंगर के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के द्वारा निकाला गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हर साल निकाला जाता है। हम 2023 वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लिखना इसमें, इंडिया रैंक्ड 111, इंडिया रैंक्ड 111 out of 125 countries. India ranked 111 out of 125 countries, comma, indicating a serious level of hunger, indicating a serious level of hunger, comma, neighboring countries ranked, neighboring countries ranked Pakistan 102, बांग्लादेश 81, बांग्लादेश 81, नेपाल 69 और श्रीलंका 60। तो ध्यान से अगर आप देखो हमारे आसपास की जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनका हंगर में हमसे बेहतर है रैंक। तो मतलब वहां पे हंगर कम है, इंडिया में हंगर ज्यादा है। इंडिया के हंगर की अगर आप बात करो तो हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इन सब से पीछे हैं। ये हमारा रैंक है 111 और ये सब हमसे पहले आते हैं। जितना आप 1 के क्लोज हो उतना हंगर कम है, जितना आप 123 के क्लोज हो उतना हंगर ज्यादा है, आप बोल सकते हो। तो मतलब हमारे यहाँ पे हंगर कंपेयर्ड टू नेबरिंग कंट्री ज्यादा है। उसका एक सिंपल कारण है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेस, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, according to the report,
according to the report, 16.6%, 16.6, 16.6% is the undernourishment rate. 16.6% is the undernourishment rate, comma 3.1%, 3.1% अंडर 5 मॉर्टेलिटी। अंडर 5 मतलब 5 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं, अंडर 5 मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब मरना, मॉर्टेलिटी MORTALITY, मॉर्टेलिटी, कॉमा 58.1% prevalence of anemia, 58.1% prevalence of anemia, ANAEMIA, anemia in the women aged between 15 से 24 साल, 15 to 24 years in India, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो अंडर नॉरिशमेंट बढ़ने की दर है वो कितनी है, 16.6%। हमारे यहाँ पे टोटल जो बच्चे पैदा होते हैं 5 साल से पहले पहले जो मर जाते हैं, वो टोटल में से कितने मरते हैं, 3.1%। और तीसरा बताया कि हमारे यहाँ पे 15 से लेके 24 साल की जो वुमेन है उसमें 58.1% वुमेन एनीमिया की शिकार है। एनीमिया मतलब आयरन की कमी होना। और अगर एनीमिया की बीमारी होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वुमेन में क्या आएगी, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। मतलब हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ गड़बड़ा चुकी है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वुमेन की कैसे गड़बड़ाती है, जब अच्छा फूड उसको नहीं मिलता है, नॉरिश्ड फूड उसको नहीं मिलता है, तब गड़बड़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंडिया ऑल्सो हैज highest rate, India also has highest rate of child wasting या वास्टिंग, WASTING, चाइल्ड वास्टिंग, ब्रैकेट में लिख लेना, टू थिन, TOO, टू थिन for his or her height, for his or her height। या फिर आप बोल सकते हो, कॉमा लगा के लिख सकते हो साथ में ब्रैकेट में, लेस वेट एज कंपेयर टू हाइट, लेस वेट एज कंपेयर टू हाइट। कल परसों हम बात नहीं कर रहे थे कि बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI जिसको बोलते हैं, तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। वहां पे बताया जाता है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक रेंज आपके पास होती है। हमारे यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा कम वेट के बच्चे देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, उसको बोलते हैं चाइल्ड वास्टिंग। क्या बोलेंगे, चाइल्ड वास्टिंग। एक होता है चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब होता है एज के अकॉर्डिंग हाइट ना होना, वास्टिंग का मतलब है कद के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग वेट ना होना, आप बोल सकते हैं। इस चीज को याद रखें, ठीक है। हाइट ज्यादा है, वेट कम है एज कंपेयर टू, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना, दैट इज 18.7%, दैट इज 18.7%। ये कहां तक आ गया ये,
18.7%। बारिश पड़ रही है, अकेली इधर ही पड़ रही है एक जगह पे, बाकी धूप निकली हुई है ना। पागल, टंकी लीक हो रही होगी ऊपर। और ये मिस्त्रियों के साथ काम करवाता है घर पे, देखो इसको जरा। 18.7%। सो दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड वास्टिंग का जो रेट है वो है 18.7%। कहाँ पे मिलेगा? इंडिया में। अब सिंपल सी बात है, हाइट बच्चे की ज्यादा है, वेट उसका कंपैरेटिवली कम है, तो मतलब क्या है? हंगर का वो शिकार है ना। तो वो गड़बड़ सबसे ज्यादा इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट रिपोर्ट लिखना, दैट इज ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टीबी की बीमारी सुनी है ना। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। टीबी रिपोर्ट 2023, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिखना इसमें, पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिश्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लिखना इसमें, इंडिया अकाउंट्स फॉर, इंडिया अकाउंट्स फॉर 27%, इंडिया अकाउंट्स फॉर 27% of the total TB cases, 27% of the total TB cases in the world, in the world। दुनिया जहान में एक साल में जितने टीबी के केसेस होते हैं उसमें से 27% कहां पे मिलेंगे? इंडिया। और इंडिया ने बोला 2025 तक हमने टीबी को खत्म कर देना है। समझ रहे हो जो हमारा टारगेट है। अदरवाइज टारगेट दुनिया का क्या है? 2030 तक। क्योंकि जो ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, SDGs, 2015 में आए थे, 2030 तक इनको पूरा करना है। उसके अंदर एक गोल है आपके पास, गुड हेल्थ, उसी के अंदर आता है टीबी को भी खत्म करने का। अभी हमारे देश में वर्ल्ड में जो टोटल टीबी के केसेस मिलते हैं उसमें 27% केसेस इधर आपको मिलेंगे इंडिया में, तो मतलब सबसे नंबर 1 पे आता है इस चक्कर में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, report also mentioned, report also mentioned two positive, two positive trends for India, दो पॉजिटिव ट्रेंड्स फॉर इंडिया। अच्छा, दो अच्छी बातें भी बताई हैं इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट ने। नंबर 1, there was an increase in, there was an increase in reporting of the TB cases, reporting of the TB cases, comma 24.2 लाख केसेस इन 2022, 24.2 लाख, 24.2 लाख केसेस इन 2022 रिपोर्टेड। देखो सिंपल चीज है, अगर टीबी की रिपोर्टिंग नहीं होगी तो आप टीबी को खत्म कभी नहीं कर पाओगे। उतना ही सिंपल है ना। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कितने टीबी के केसेस हैं, सबसे पहली चीज होती है बीमारी का पता चलना। तो हमारे यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि रिपोर्टिंग बढ़ गई है। रिपोर्टिंग बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली सरकार को अब इतना पता है कि कितने बंदे हमारे यहाँ पे टीबी का शिकार होते हैं, तो सरकार उसके अकॉर्डिंग कुछ कर पाएगी। तो रिपोर्टिंग बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है। आपको पता है कितने बंदे आपके देश में टीबी के शिकार हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इनिशिएटिव और फंड दे पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो कैसे हटाओगे इसको? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया इंडिया के बारे में, द कवरेज ऑफ ट्रीटमेंट, द कवरेज ऑफ ट्रीटमेंट for the infection increased to
द कवरेज ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द इन्फेक्शन इंक्रीज हुई है, इंक्रीज टू 80%, 80%। मतलब अभी हमारे देश में टोटल जितने लोगों को टीबी होता है उसमें से 80% बंदे समय रहते उसका ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं। ट्रीटमेंट कब करवाओगे? जब रिपोर्टिंग होगी। कई बार क्या होता है, किसी बंदे को टीबी होता है, जब तक बिल्कुल ऐसे मतलब मरने वाले हालात नहीं हो जाते तब तक क्या है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कई लोग। तो यहाँ पे टीबी की रिपोर्टिंग का अच्छा होना मतलब ज्यादा लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और पता चल रहा है कि भाई हाँ इस बंदे को टीबी हो रखा है। और टोटल जितने टीबी के केसेस हैं उसमें से 80% लोगों को ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, ट्रीटमेंट वो करवा पा रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग। ये दो अच्छी बातें बताई, ठीक है। अब लिखो तीसरा के चौथा पॉइंट। इसमें तीसरा नहीं, इसमें तो दो हो गए वैसे टोटल, तीसरा है। लिखो फिर थर्ड पॉइंट उसके बाद। इंडियाज टोटल टीबी मॉर्टेलिटी, इंडियाज टोटल टीबी मॉर्टेलिटी, मतलब हर साल टीबी से कितने लोग मरते हैं उसकी हम बात करें। इंडियाज टोटल टीबी मॉर्टेलिटी ड्रॉप्ड फ्रॉम, कम हो गई है, ड्रॉप्ड फ्रॉम 4.94 लाख इन 2021, 4.94 लाख इन 2021 टू 3.31 लाख इन 2022। वेरी मच इंपॉर्टेंट, टू 3.31 लाख इन 2022। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चीज के ऊपर कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ग्लोबल टीबी रिपोर्ट इंडिया में जो केसेस हैं ये ड्रॉप हो गए हैं, इस तरीके से कुछ लिखा जा सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह भी अगर आप पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में आई थिंक 6th क्लास 7th क्लास की एनसीईआरटी में हेल्थ के ऊपर एक चैप्टर दिया गया, पॉलिटी की एनसीईआरटी में, सोशल साइंसेज की एनसीईआरटी में। उसमें ना सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि सालाना इंडिया में हर साल अराउंड 5 लाख लोग मरते हैं टीबी की वजह से। हालांकि इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस होते हैं हर साल। दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर जो बनाता है वो कंट्री कौन सी है? इंडिया। फिर भी हमारे यहाँ पे टीबी के मरीज अगर आप देखो, उनकी बात तो छोड़ो, टीबी के मरीजों में से हर साल जितने मरीज मर जाते हैं 5 लाख के अराउंड रहा है वो 2021 तक। और वो एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है बिफोर 2017 का। तो मतलब 17 से लेके 21 के बीच में लगातार 5 लाख लोग हर साल मरते थे हमारे यहाँ पे। तभी तो जब देखो कोविड आया तो कई लोगों ने आवाज उठाई कि कोविड को ऐसे इतना मशहूर कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो कोविड से उतने बंदे नहीं मरे हैं जितने हर साल टीबी की वजह से मरते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, कोविड की वजह से एक साल में 5 लाख बंदे मरे थे? आंसर इज नो, हमारे नहीं मरे इतने बंदे। लेकिन टीबी से हर साल मरते थे, तो उसको कम करके अब कितना हो गया? 3.31 लाख। काफी गिरावट आई आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, according to report, one person gets TB, one person gets TB at every 11 seconds in India, at every 11 seconds in India। हर 11 सेकंड में एक बंदे को टीबी हो जाता है इधर, हर 11 सेकंड में। क्योंकि टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें अच्छी खासी पॉपुलेशन है जिसके पास टीबी है, आप बोल सकते हो। हर 11 सेकंड में ऑल ओवर इंडिया एक मरीज बन जाता है टीबी का। तो मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे इसका प्रकोप जो है वो फैला हुआ है, ये रिपोर्ट बता रही है। नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया हैज सेट अ टारगेट, इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ 2025
सेट अ टारगेट ऑफ 2025 फॉर एलिमिनेटिंग टीबी इन द कंट्री, फॉर एलिमिनेटिंग टीबी इन द कंट्री, comma the national strategic plan, the national strategic plan 2017 से 2025, 2017 से 2025 sets the target, sets the target of not more than, of not more than 44 new TB cases, of not more than 44 new TB cases per lakh population, per lakh population by 2025, by 2025। हमारे यहाँ पे सरकार ने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया 2017 में, 2017 से 2025 तक का ये प्लान है। इस प्लान का टारगेट क्या है कि जैसे ही हम 2025 में पहुंचेंगे 1 लाख जनता के पीछे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 44 केसेस होने चाहिए, नए केसेस। अगर आप इस नंबर को अचीव कर लेते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके यहाँ पे टीबी जो है ये रिमूव हो रहा है। तो ये जो टारगेट आपको बताया जाता है कि 1 लाख के पीछे सिर्फ 44 बंदों को ही टीबी के नए केसेस जो है वो रिपोर्ट होने चाहिए, इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे टीबी जो है वो एलिमिनेट होना स्टार्ट हो गया है। ये जो टारगेट दिया जाता है कि 1 लाख के पीछे 44 बंदे अगर टीबी के शिकार हो रहे हैं तो माना जाएगा एलिमिनेशन स्टार्ट हो गया। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया टारगेट है, आप बोल सकते हैं। इसको हमें अचीव करना है 2025 तक, ठीक है। तो 2025 तक टीबी को बिल्कुल रिमूव नहीं कर दिया जाएगा। मतलब इंडिया ये नहीं बोल सकता है कि इंडिया टीबी फ्री हो चुका है, ऐसा नहीं आप बोल सकते हो, लेकिन हाँ एलिमिनेशन उसका जो है वो हो जाएगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि 1 लाख के पीछे अगर 44 केसेस आ रहे, इट मींस आपके यहाँ पे टीबी एलिमिनेशन हो रहा है। टीबी फ्री होने के लिए आपको कुछ लगातार सालों तक इसको मेंटेन करना पड़ेगा, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको टीबी फ्री इंडिया डिक्लेयर करेगा। जैसे पोलियो फ्री इंडिया है ना, दुनिया में 2 ही कंट्रीज है जहां पे पोलियो है। कौन कौन सी है लिखवाई थी उस दिन मैंने? एक तो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। ये 2 ही कंट्रीज हैं जहां पे क्या है आपको पोलियो के केसेस देखने को मिलते हैं। उस दिन लिखवाया मैंने आपको, और ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने बताया था कि कौन सी 2 कंट्रीज है जहां पे आपको पोलियो देखने को मिलता है। 2018 में जो मतलब पिछली बार पेपर हुआ था वो 2021 में हुआ था, उससे पिछली बार जो हुआ था 2018 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट रिपोर्ट, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2023, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2023, 2022 नॉट 23, 22, क्योंकि अभी तो ये 24 में फिर से आएगा। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ये हर साल नहीं आता है। सो लिखना इसमें, पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुछ दिन पहले ही हमने इसके बारे में लिखा था, यूएनडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो लिखो इसमें, इंडिया हैज बीन रैंक्ड, इंडिया हैज बीन रैंक्ड at 108th position, India has been ranked 108th position with score of, with score of 0.437, 0.437,
0.437, comma, Denmark has topped the index. Denmark has topped the index with 0.009 score. 0.009 स्कोर. ऑटोमेटिकली ध्यान से देखो, यहां पे जो स्कोरिंग की जाती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है. जितना आप 0 के क्लोज हो उतना आपके यहाँ पे इनइक्वालिटी कम है. जितना आप 1 के क्लोज हो उतनी आपके यहाँ पे इनइक्वालिटी ज्यादा है. अगर हम डेनमार्क की बात करते हैं, उनकी इनइक्वालिटी है 0.009% स्कोर है, 0 के क्लोज है ना. और इंडिया का कितना है? 0.437. तो मतलब क्या है, आप 50% के अराउंड कहीं पे घूम रहे हो. ठीक है, 0.4 और यहाँ पे 0.009, ये 0 के क्लोज है, इसलिए डेनमार्क नंबर 1 पे है. और इंडिया का रैंक क्या है? 102. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इंडिया हैज इम्प्रूव्ड its rank by 14. 14 रैंक हम बेहतर हो गए हैं. इम्प्रूव्ड इट्स रैंक बाय 14 आउट ऑफ टोटल 193 कंट्रीज. आउट ऑफ टोटल 193 कंट्रीज. 108 नहीं है ये, मैंने यहां पे 2 लिखा, क्या आपको भी 2 बोल दिया? 8 बोला है ना रैंक, 108 ही बोला है, यहाँ गलत लिखा. 108 हमारा भी रैंक है. पिछली बार हम 14 रैंक और पीछे थे, आप बोल सकते हो. तो अभी हमारे यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो गई है. कितनी कंट्रीज में से आप 108 पे हो? 193 कंट्रीज में से. 193 कंट्रीज मतलब यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर. यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, यूएन में कितनी कंट्रीज हैं? 193. 193 में से हमारा रैंक क्या है? 108. मतलब ठीक ठाक हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं. 2021 में हम इससे भी 14 रैंक पीछे थे. 14 रैंक पीछे का मतलब क्या है? इसमें 14 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? है 122 हो जाएगा. तो पिछली बार हमारा रैंक था 122 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, और 2022 जो रीसेंट डाटा हमारे पास है उसमें 108, विच इज अ गुड थिंग. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. over the last 10 years India's rank has become consistently better. ये इंपॉर्टेंट चीज है. India's rank has become consistently better. For example, from 127 in 2014, for example, 127 in 2014 to 108 in 2022. 2014 से 2022 के बीच में देखिए अप्रॉक्स 10 साल हो गए, 8-10 साल हो गए. इसमें अगर आप देखोगे लगातार इंप्रूवमेंट है. कई बार ना यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है ऐसे स्टेटमेंट देता है कि कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है. कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार इंप्रूव हो रहा है. ऐसा नहीं है कि बीच में 1 साल के लिए कम हो गया, वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी. लगातार आप बेहतर की तरफ जा रहे हो. इस तरीके की स्टेटमेंट यूपीएससी में अक्सर ही पूछ ली जाती है, क्योंकि इसी में तो गड़बड़ होती है. बंदे को रैंक तो पता होता है कि इस बार 108 है, लेकिन पिछले 10 सालों में
यूपीएससी बोल देता है इन द लास्ट डेकेड इंडिया हैज कंसिस्टेंटली इंप्रूव्ड इट्स रैंक इन ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। सब कुछ उसने बता दिया, उसने रैंक भी बता दिया, उसने ये भी बता दिया रिपोर्ट कौन सी है, उसने ये भी बता दिया किसने पब्लिश की है। आपसे पूछा कि आप हमें बताओ कि पिछले 10 सालों में लगातार इंप्रूवमेंट है कि नहीं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा उलझा के क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, रैंक पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये नहीं देखते कि पिछले 10 साल में इंप्रूवमेंट क्या है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वहां पे आपको लगेगा यार पढ़ा तो था लेकिन ये नहीं पता कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखना। इस रिपोर्ट में भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ये इंडिया ने बताया है, तभी मैंने अलग से आपको डाटा निकाल के लिखवाया। नेक्स्ट रिपोर्ट लिखो, दैट इज ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024। मीथेन कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। 2024 का लिखवा रहा हूं आपको। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर लिखना है इसमें। इट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऐसे लिखते हैं कई बार इसको, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लिखना है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड, मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 30% of the, रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 30%, 30% of the rise in global temperatures, 30% of the rise in global temperatures since the industrial revolution, since the industrial revolution, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है। सो टोटल जो आपको टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला, उसके बाद से आज तक देखोगे अगर आप तो 30% जो टोटल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसमें से 30% टेम्परेचर इंक्रीज के पीछे कारण क्या है? मीथेन गैस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी सेक्टर, the energy sector accounts for, the energy sector accounts for around 40%, accounts for around 40% of the total average methane emission, around 40% of the total average methane emission सो टोटल जो मीथेन हर साल एमिट होती है उसमें से 40% सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी सेक्टर है, कोई भी एनर्जी सेक्टर हो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, चाहे वो कोल हो, चाहे वो बायोगैस प्लांट हो, कोई मर्जी हो, एनी जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोड्यूस होती है, वहां से 40% मीथेन निकलती है। इसको याद रखना है आपने। टोटल जो हर साल मीथेन प्रोड्यूस होती है उसमें से 40% मतलब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? एनर्जी सेक्टर का। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 80% of the available options, 80% of the available options to curb the release of methane, to curb the release of methane could be implemented by, could be implemented by the fossil fuel industry, the fossil fuel
इंडस्ट्री। तो वही बात होगी, अगर आप मीथेन के रिलीज को रोकना चाहते हो तो सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन अगर होना चाहिए तो किसका होना चाहिए? फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री का। वही एनर्जी सेक्टर आ गया, ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा प्रोड्यूस वो कर रहा है, तो अगर करप भी करना है तो सबसे ज्यादा मेहनत भी किसको करनी पड़ेगी? उसी एनर्जी सेक्टर को करनी पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट देना, इसमें एक चीज और मैंने आपको लिखवानी है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स is the largest emitter. United States is the largest emitter of methane, of methane from oil and gas operations, from oil and gas operations, comma, followed by Russia, followed by Russia। जब ऑयल एंड गैस के मुद्दों को हम देखते हैं, ऑयल गैस मतलब एनर्जी सेक्टर ही हो गया, इस वाले में ऑयल और गैस में स्पेसिफिकली खास तौर पे सबसे ज्यादा मीथेन कौन एमिट कर रहा है? यूएसए, दूसरे नंबर पे रशिया। लेकिन जब हम कोल इंडस्ट्री को देखेंगे वहां पे नंबर 1 पे आ जाता है चाइना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, चाइना इज द हाईएस्ट एमिटर ऑफ मीथेन, हाईएस्ट एमिटर ऑफ मीथेन, चाइना इज द हाईएस्ट एमिटर ऑफ मीथेन इन कोल सेक्टर। कोयले के सेक्टर में सबसे ज्यादा कोयले की एक्टिविटीज की वजह से सबसे ज्यादा चाइना एमिट करता है, इन कोल सेक्टर, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट लिखो फिर इसके बाद। नेक्स्ट रिपोर्ट लिखना, दैट इज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, 2023। उसमें लिखना, इट इज पब्लिश्ड बाय, इट इज पब्लिश्ड बाय IQ एयर, स्विट्जरलैंड का है ये, IQ एयर इंस्टीट्यूशन है, IQ एयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, according to the report, India was declared as, according to the report, India was declared as third most polluted country, declared as third most polluted country in 2023, in 2023 after Bangladesh and Pakistan, after Bangladesh and Pakistan, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में, नंबर 2 पे पाकिस्तान में, और नंबर 3 पे इंडिया में आपको देखने को मिलता है पोल्यूशन जबरदस्त। अभी निकाल के देख लो चंडीगढ़ कितना साफ दिखता है हमें, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पुअर क्वालिटी ऑफ एयर देखने को मिलेगी, हमें साफ दिखता है। दिल्ली में देखो क्या हालात होंगे,
दिल्ली में क्या हालात होंगे, वेरी पुअर, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द रिपोर्ट लिस्ट of top 50 most polluted cities, the report list of top 50 most polluted cities in the world, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली सिटीज 50 सिटीज, टॉप 50 मोस्ट polluted cities in the world, कॉमा 42 cities were in India। टॉप की जो 50 पोल्यूटेड सिटीज है उसमें से 42 सिटीज आपको कहां पे मिलेंगी, इंडिया के अंदर। तो यहां पे लिखना बेगूसराय, बेगूसराय BEGUSARAI, बेगूसराय, कॉमा गुवाहाटी GUWAHATI, गुवाहाटी, एंड दिल्ली, एंड दिल्ली, बेगूसराय, गुवाहाटी एंड दिल्ली are the top three polluted cities of India, are the top 3 polluted cities of India। बेगूसराय आपको बिहार में मिलेगा, आई होप पता होगा, नहीं पता है तो आप पता कर लो। बेगूसराय आपको मिलेगा बिहार में, गुवाहाटी तो पता ही होगा कहाँ है, वेरी गुड, बेशरम कहीं का, मध्य प्रदेश। सर तो ऐसे मारा जैसे इसको पूरा ही पता होगा, और आगे से बोला मध्य प्रदेश। असम के अंदर गुवाहाटी क्या है, असम में मिलेगा आपको। गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में नहीं सुना, असम में हर दिन तो न्यूज में चल रहा होता है, दूसरे दिन गुवाहाटी आपको मिलेगा असम में। और तीसरा तो आपको पता ही है फिर, दिल्ली यूनियन टेरिटरी। तो ये टॉप 3 मोस्ट पोल्यूटेड एरियाज है इंडिया के, सबसे ज्यादा बेगूसराय है, फिर गुवाहाटी है, फिर है दिल्ली तीसरे नंबर पे। सोच लो दिल्ली में सांस नहीं आती, गुवाहाटी बेगूसराय में क्या होता होगा। नेक्स्ट, other Indian cities, other Indian cities such as ग्रेटर नोएडा, ब्रैकेट में रैंक लिख लेना 11, ग्रेटर नोएडा का रैंक है 11वें नंबर पे है ये पोल्यूशन में। देन मुजफ्फरनगर, ये है 16 नंबर पे, 16। फिर है गुड़गांव या गुरुग्राम, गुरुग्राम जो है ये है नंबर 17 पे, 17। देन अरा, ARRAH, अरा, ये आपको ये इसका रैंक है 18। फिर है दादरी, रैंक 19, दादरी रैंक 19। फिर पटना रैंक 20। ये कुछ और है आप बोल सकते हो जो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट लिखना, टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज आर, टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज आर, 3 तो मैंने लिखवाई दी आपको। नंबर 1 बांग्लादेश है, नंबर 2 पाकिस्तान है, नंबर 3 इंडिया है, नंबर 4 है तजिकिस्तान, तजिकिस्तान TAJIKISTAN, तजिकिस्तान। और नंबर 5 है बुर्किना फासो, बुर्किना BURKINA, बुर्किना फासो FASO, बुर्किना फासो आपको मिलेगा। कल ही तो हम बात कर रहे थे, ये आपको मिलेगा कहां पे, बुर्किना फासो कहां पे मिलता है, कल ही लिखवाया मैंने, 10 बार लिखवा दिया, अभी इनको सोचना पड़ रहा है। कल लिखवाया नहीं, सहारा डेजर्ट में साहिल रीजन नहीं लिखवाया कल, उसमें देखो बुर्किना फासो है कि नहीं। नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आपको खास तौर पे देखने को मिलेगा, या फिर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका आप बोल सकते हो, बुर्किना फासो। कल आपको फोटोज भी मिली होंगी, लगाई नहीं वो,
मिली नहीं अभी, कल ग्रुप में भेजी थी ना मैंने, उसमें बुर्किना फासो था तो। और तजिकिस्तान एशिया में कहां पे, सेंट्रल एशिया में, इंडिया से जस्ट ऊपर, इंडिया से ऊपर देखोगे चाइना अफगानिस्तान, उसके बिल्कुल ऊपर आपको मिलेगा तजिकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान के नीचे और अफगानिस्तान से ऊपर बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट लिखो फिर, दैट इज करप्शन इंडेक्स 2023, करप्शन इंडेक्स 2023। सो लिखना है इसमें फिर, इट इज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इट इज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये भी इंस्टीट्यूशन है जो खासतौर पे करप्शन के बारे में डाटा इकट्ठा करता है। इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज एन इंस्टीट्यूशन जो खास तौर पे करप्शन के ऊपर रिसर्च करता है, उसके द्वारा निकाला जाता है करप्शन इंडेक्स। 2023 वाला करप्शन इंडेक्स क्या बोल रहा है, तो वो लिखो फिर। इंडिया रैंक्ड 93 आउट ऑफ टोटल 180 कंट्रीज, इंडिया रैंक्ड 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2023, इन 2023, कॉमा डेनमार्क हैज टॉप्ड द इंडेक्स, टॉप करना मतलब करप्शन ना होना, डेनमार्क हैज टॉप्ड द इंडेक्स फॉलोड बाय फिनलैंड, कॉमा न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे। सबसे कम करप्शन कहां पे मिलेगी, डेनमार्क में, फिर फिनलैंड में, फिर न्यूजीलैंड में, फिर नॉर्वे में। डेनमार्क देख लो, फिनलैंड देख लो या फिर नॉर्वे देख लो, तीनों क्या है, नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है। और न्यूजीलैंड आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया से साउथ ईस्ट में आपको न्यूजीलैंड, कौन से कॉन्टिनेंट पे, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट पे आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, उस दिन डिस्कस किया था ना हमने करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट लिखो, इंडिया इंप्रूव्ड इट्स स्कोर टू 39 फ्रॉम 40 इन 2022। अभी हमारा रैंक कितना, जो स्कोर है, नॉट रैंक, जो स्कोर है वो कितना है, 39 है। 39 कितने में से, 100 में से। यहाँ पे टोटल 0 से लेके 100 के बीच में टोटल होता है आपका स्केल, उसमें से 39th नंबर पे इंडिया आता है स्कोर की अगर हम बात करते हैं। और स्कोर के बेसिस के ऊपर फिर रैंक डिसाइड किया जाता है। पिछली बार हमारा स्कोर था 40 और इस बार हो गया हमारा 39, तो मतलब हमने इंप्रूव किया है, ठीक है। इस बार हमारा रैंक जो है वो कितना आपको देखने को मिल रहा है, 93, इसको याद रखना। नेक्स्ट लिखो, मैंने इंप्रूव मत लिखो उसको, इंडिया हैज, क्या लिखवा है मैंने, इंप्रूव मतलब उल्टा हो गया ये, इंप्रूव नहीं लिखोगे वहां पे, आप लिखोगे कि स्कोर जो है आपका ये डिक्रीज हुआ है, इंडिया स्कोर डिक्रीज टू 39 फ्रॉम 40, ठीक है। तो मतलब हम पीछे गए हैं एक्चुअली, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, आप पीछे गए हो। इस बार आपका रैंक कितना है, 93। पिछली बार हमारा 2022 में रैंक था 85, तो लिखो साथ में, इन 2022 रैंक वाज 85। तो मतलब अभी हम पीछे की तरफ गए हैं, जितना आप 1 रैंक के क्लोज आओगे उतना बेहतर हो। पिछली बार हम 85 नंबर पे थे, इस बार हम 93 नंबर पे चले गए, क्योंकि हमारा जो स्कोर है वो कम हो गया। पिछली बार 40 हमारा स्कोर था और इस बार हमारा स्कोर हो गया 39।
स्कोर आपका जितना आप 100 में से ज्यादा नंबर लोगे उतने आप बेहतर हो। पिछली बार हमने 40 लिए, इस बार हमने 39 नंबर लिए आप बोल सकते हो, इसलिए हमारा रैंक जो है वो थोड़ा सा पीछे चला गया। अगर 1 के क्लोज जाओगे रैंक में तो आप बेहतर हो, स्कोर में आप 100 के क्लोज जाओगे तो आप बेहतर हो, इस तरीके से। नेक्स्ट लिखना, इन साउथ एशिया, इन साउथ एशिया corruption rank of Pakistan is 133. Corruption rank of Pakistan is 133 and Sri Lanka 115, श्रीलंका 115, ठीक है, कॉमा neighbors of India such as China ranked 76, मतलब इंडिया से कम करप्शन है वहां पे, चाइना रैंक्ड 76, कॉमा म्यांमार रैंक्ड 162, म्यांमार रैंक्ड 162, कॉमा अफगानिस्तान also ranked 162, कॉमा नॉर्थ कोरिया, अच्छा ये अफगानिस्तान से लेके ना, ये अफगानिस्तान के बाद वाले ये सारा ब्रैकेट में लिख लेना, अफगानिस्तान से बाद वाला जो है ये सारा ब्रैकेट में लिखना, अफगानिस्तान को भी ब्रैकेट में लिखना, इससे बाद भी जो लिखवा रहा हूं इसको ब्रैकेट में लिखना। अफगानिस्तान रैंक्ड 162 एंड नॉर्थ कोरिया रैंक्ड 172 एंड सोमालिया ranked 180 are the bottom 3 countries, सबसे बुरे हालात करप्शन के कहां पे है, सोमालिया में, फिर उसके बाद है अफगानिस्तान एंड उसके बाद उसके बाद है नॉर्थ कोरिया में और उसके बाद है अफगानिस्तान में। तो सबसे ज्यादा करप्शन आपको मिलती है सोमालिया में, उससे कम नॉर्थ कोरिया में, उससे कम अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान जितने रैंक आपको मिलेगा म्यांमार का, राइट। और अगर आप देखते हो कि सबसे कम करप्शन कहां पे मिलती है तो वो आपके पास है डेनमार्क, देन फिनलैंड, देन न्यूजीलैंड, देन नॉर्वे, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे जो नेबर है जैसे पाकिस्तान हो गया एंड श्रीलंका हो गया, ये हमसे पीछे घूम रहे हैं आप बोल सकते हो, हम इनसे ज्यादा बेहतर है। और हमारा एक नेबर है चाइना, वो हमसे भी बेहतर है, उसका 79 है। नेक्स्ट लिखो, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, अडेप्ट करना, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ये सारा पानी मुझे लग रहा है इधर ही इकट्ठा हो गया, नहीं यहां तक तो आ रखा है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट लिखना इसमें, it is published by United Nation Environment Program, UNEP, published by United Nation Environment Program, comma, it is an annual publication, it is an annual publication that presents the global situation, it is an annual publication that presents the global situation of adaptation situation of adaptation to the climate change, to the climate change। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये गड़बड़ सारी हो रही है, तो वर्ल्ड कितना इसको अडेप्ट कर पा रहा है, इसके बारे में ये हर साल हमें रिपोर्ट बताती है। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है तो वो लिखो फिर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, according to the report, the difference between
adaptation financing needs, difference between adaptation financing needs and costs, adaptation financing needs and costs has increased from 215 बिलियन यूएस डॉलर, फ्रॉम 215 बिलियन यूएस डॉलर टू 387 बिलियन यूएस डॉलर, टू 387 बिलियन यूएस डॉलर, 387। पहले जितनी नीड है, हमें जितने पैसे की नीड है अडेप्टेशन के लिए और जितना आपको पैसा मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा गैप है। मतलब जितनी जरूरत है उतना पैसा यहाँ पे मिल नहीं रहा लोगों को और सरकारों को और कंट्रीज को अडेप्ट करने के लिए क्लाइमेट को। पहले वो गैप कम था, तो जितनी जरूरत है और जितना मिल रहा है उसके बीच में गैप कम था। अब ये गैप और इंप्रूव हो गया है। पहले 215 बिलियन यूएस डॉलर का गैप था नीड एंड एक्चुअल में जो उनके पास पहुंच रहा है। अभी ये बढ़ के कितना हो गया, 387 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, इट इज अ बैड थिंग आप बोल सकते। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। According to the report, world has to increase the climate finance, by doubling it by 2025, by doubling it by 2025। ठीक है, जितना अभी आप फाइनेंस में ये लगा रहे हो पैसा, इसमें उसको डबल करने की जरूरत है, आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर जाके कहीं आप इन चेंजेस को अडेप्ट कर पाओगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई है रिपोर्ट में, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट लिखो, दैट इज मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023, मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023। इसमें लिखना, इट इज पब्लिश्ड बाय सिप्री, इट इज पब्लिश्ड बाय सिप्री। फुल फॉर्म लिखो, स्टॉकहोल्म, सिप्री की फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री के द्वारा मिलिट्री के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली जाती है। सिप्री मतलब स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया वाज द फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर, जो स्पेंड करता है पैसे, SPENDER, एक्सपेंडिचर करते हैं, जो आप खर्चा करते हो। इंडिया was the fourth largest spender globally in 2023, with total expenditure of 83.6 billion US dollar, 83.6 billion
यूएस डॉलर ऑन मिलिट्री इन 2023, ऑन मिलिट्री इन 2023। 2023 में इंडिया चौथे नंबर पे आता है। ये चौथे नंबर पे रहने वाली कंट्री है जिसने क्या है, मिलिट्री के ऊपर 83.6 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा किया है। तो मतलब हमसे आगे 3 और कंट्रीज है जो हमसे भी ज्यादा सालाना खर्चा कर रही है। तो लिखो फिर, यूनाइटेड स्टेट्स, कॉमा, चाइना एंड रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कॉमा, चाइना एंड रशिया remained the top 3 spenders, remained the top 3 spenders। ये उधर से आ रहा है एक्चुअली ना, वहां पे साथ वाला इधर कैसे आ गया? अच्छा, अभी ये हो रहा है। 1 मिनट दो, बनाते हैं इसको फिर मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, टॉप 3 कौन कौन से है? यूनाइटेड स्टेट्स, देन चाइना, देन रशिया रिमेन द टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉमा लगा के लिख लो, फॉलोड बाय इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, फॉलोड बाय इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। पानी में खेल रहा हूं मैं तो। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो है इसको निकाला जाता है किसके द्वारा? सिप्री के द्वारा। सिप्री माने स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप 5 कंट्रीज जिन्होंने मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है वो कौन कौन सी है? नंबर 1 पे है यूएसए, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे है रशिया, नंबर 4 पे है इंडिया, नंबर 5 पे है सऊदी अरेबिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट लिखो, as per the report Ukraine became the 8th largest military spender. Ukraine became the 8th largest military spender in 2023 by increasing its spending by 51%, by increasing its spending by 51% due to in Ukraine Russia war, due to यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से क्या हुआ? यूक्रेन ने
51% से अपनी जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ा दिया है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। वो हमें यहां से भी पता चल सकता है। अगर आप रशिया को देखो टॉप 3 पे आ रहा है। इंडिया ने टोटल कितना पैसा लगाया है? 83.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसको याद रखें। इसकी मैडम को एक वीडियो बना के दे दे। बुलाओ मैडम को फिर, मुझे नहीं तो छलांग लगानी पड़ेगी और अगर गलती से गिर गया बना लो जी, ध्यान से जाना मैडम। ठीक है जी। सो हमने देखा अबाउट द मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट ऑफ 2023। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा निकाला जाता है? दैट इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सिप्री। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टॉप 5 कंट्रीज है जिन्होंने 2023 में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है मिलिट्री के ऊपर, वो कौन सी है? नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रशिया, नंबर 4 इंडिया एंड नंबर 5 सऊदी अरेबिया। इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया ने 2023 में 83.6 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा किया है मिलिट्री पे। और अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की तो यूक्रेन आता है नंबर 8 पे। उसका कारण क्या है? यूक्रेन रशिया की वॉर, जिसकी वजह से यूक्रेन ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर को 51% से बढ़ा दिया इन 2023। तो ये हमें ये रिपोर्ट बता रही है। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट लिखो फिर, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो लिखना इसमें, इट इज पब्लिश्ड बाय, इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं वीपो। शॉर्ट में बोलते हैं वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद रखना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो लिखना है इसमें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कॉमा स्वीडन कॉमा यूनाइटेड स्टेट्स कॉमा यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर were the top performing countries, were the top performing countries on the global innovation index. Top performing countries on the global innovation index. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंडिया रैंक्ड 40th, 40वें नंबर पे। इंडिया रैंक्ड 40 आउट ऑफ टोटल 132 इकोनॉमीज, आउट ऑफ टोटल 132 इकोनॉमीज। इंडिया 40वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स नाम से पता चल रहा है कि वो इकोनॉमीज जहां पे ज्यादा इनोवेशन होती है। तो ज्यादा इनोवेशन वाली टॉप इकोनॉमीज कौन सी आपको देखने को मिली? एक तो स्विट्जरलैंड है, देन स्वीडन है, देन यूनाइटेड स्टेट्स है, देन यूके है और 5वें नंबर पे है सिंगापुर। इसको आपने याद रखना, ये टॉप 5 है और इंडिया का रैंक है 40वें नंबर।
132 इकोनॉमीज का टोटल डाटा इस इंडेक्स में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चाइना रैंक्ड at 24th number. चाइना रैंक्ड एट 24th नंबर। चाइना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा पड़ोसी है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दैट इज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023। तो लिखना इसमें, इट इज पब्लिश्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। It is published by Food Safety and Standards Authority of India। फसाई नहीं बोलते जिसको, FSSAI, फसाई, Food Safety and Standards Authority of India। So इसमें लिखना, according to the index, over the past 5 years, following states achieved the top 3 ranks। Following states achieved the top 3 ranks। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप 3 कैटेगरीज में लिखोगे एक्चुअली। पहली कैटेगरी लिखनी है यूनियन टेरिटरीज। यूटीज की जब हम बात करते हैं, यूटीज में नंबर 1 पे जम्मू एंड कश्मीर है। 3 ऐसे कॉलम बना लो, एक में यूटी लिख लो, दूसरे में स्मॉल स्टेट, तीसरे में लार्ज स्टेट। 3 कॉलम बना के लिख लो, क्योंकि 3 अलग तरीके से कंपैरिजन होते हैं यहाँ पे। स्मॉलर स्टेट्स का बड़ी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन नहीं होगा, स्मॉलर का स्मॉलर के साथ होगा, बड़ी का बड़ी स्टेट के साथ होगा, और यूटीज का अलग रहेगा। यूटीज में टॉप 3 आपके पास है जम्मू एंड कश्मीर, फिर दिल्ली, और तीसरे नंबर पे है चंडीगढ़। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड में अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ यूटी में टॉप 3 पे है। स्मॉल स्टेट्स में टॉप 3 है आपकी गोवा, मणिपुर एंड सिक्किम। गोवा, मणिपुर एंड सिक्किम। एंड लार्ज स्टेट में आपको मिलेंगी केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु। केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये टॉप 3 आपको कैटेगरी में देखने को मिलेंगी। यूटी में आपके पास 3 यूटीज हैं टॉप 3, फिर स्मॉलर स्टेट्स में टॉप 3 हैं, और फिर उसके बाद लार्जर स्टेट्स में। एक पॉइंट और लिख लो, states those experienced steepest fall, states those experienced steepest fall। steepest मतलब सबसे ज्यादा कटौती जहां पे हमें देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है इस मामले में, तो वो आपके पास है महाराष्ट्र, देन बिहार, देन गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, और तीसरा है छत्तीसगढ़।
ठीक है, नीचे नोट बना के लिख लेना। 19 आउट ऑफ टोटल 20, 19 out of total 20 larger states of India, 19 out of 20 larger states of India over the past 5 years, over the past 5 years, ब्रैकेट में लिख लेना 2019 से 2023, have experienced, ब्रैकेट क्लोज कर देना 19 से 23 लगा के, have experienced a decline, have experienced a decline in their score। उसमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहां पे हुआ है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। जहां पे आप बोल सकते हो 2019 में जो परफॉर्मेंस थी और 2023 में जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज आपको देखने को मिला, परफॉर्मेंस कम हुई आप बोल सकते हो। वो टॉप 5 ये है। वैसे अच्छी परफॉर्मेंस में टॉप 3 जो आपके पास लार्जर वाले कैटेगरी में आई है वो है केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु। इसको याद रखना। नेक्स्ट लिखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया have launched several initiatives, have launched several initiatives to empower the consumers, several initiatives to empower the consumers, such as food fortification, food fortification, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? लिख लेना इसको। पता है फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? तो लिखो फिर इसको। अ प्रोसेस ऑफ एडिंग, अ प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू द फूड, टू द फूड to provide extra nutrients, to provide extra nutrients। नेक्स्ट लिखना साथ में, मोस्ट कॉमन फोर्टिफाइड फूड्स आर, मोस्ट कॉमन फोर्टिफाइड फूड्स आर सीरियल्स, CEREALS, सीरियल्स जो हम खाते हैं ये कनक, राइस, सीरियल्स, कॉमा मिल्क, कॉमा फैट एंड ऑयल्स, कॉमा टी, चाय जो होती है टी, एक्सेट्रा। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि खुद से लैब में आप बोल सकते हो ऐसा बीज बनाना जिस बीज से जो राइस निकलेगा, जो व्हीट आएगी, उसमें विटामिन्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी आप बोल सकते हो थोड़ी सी बढ़ के आएगी। उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन करना। मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसका बीज बनाना, जो कि आप जैसे आप चाहते हो कि इंडिया के अंदर मान लो विटामिन ए की कमी आ रही है, तो आप ऐसी राइस की वैरायटी बनाओगे जिसको अगर खाओगे तो ऑटोमेटिकली विटामिन ए की जो कमी है वो आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि उस राइस के अंदर विटामिन ए थोड़ा सा आपने लैब में बढ़ा दिया आप बोल सकते हो उसके बीज में, तो ऑटोमेटिकली जो उसका फ्रूट आएगा उसमें आपको अच्छा खासा आपको विटामिन ए जो है वो देखने को मिलता है। उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। एक तो फूड फोर्टिफिकेशन वाला हो गया। नंबर 2 हमारे पास है जो इनिशिएटिव लिया गया है, दैट इज ईट राइट कैंपस, ईट
राइट कैंपस, ईट राइट कैंपस। इसमें भी लिख लो, इट एम्स टू प्रमोट सेफ, safe, comma, healthy and sustainable food, in the campuses, campus के पीछे यस लगा दो, in the campuses such as schools, colleges, universities, etc. such as schools, colleges, universities, etc. मैस नहीं होती हमारे पास स्कूल कॉलेज में, तो वहां पे अच्छा फूड बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, सेफ फूड प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए कैंपेन स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है भोग, भोग BHOG, ये कैपिटल में रहेगा, भोग इसकी फुल फॉर्म है भोग। तो लिखना है इसमें, इसकी फुल फॉर्म लिखो सबसे पहले, ब्लिसफुल, ब्लिस BLISSFUL, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, भोग हो गया ना BHOG। इट एम्स टू इंप्रूव द हाइजीन, aims to improve the hygiene and sanitation standards of places of worship, places of worship। तो मंदिर मस्जिद कहीं पे भी भोग प्रसाद वगैरह कुछ बनता है तो वहां पे किस इन्वायरमेंट में बनाया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जनता कंज्यूम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल दरबार साहिब में आप जाओ, दरबार साहिब में लाखों की गिनती में रोज रोज लोग आप बोल सकते हो वहां पे खाते हैं, जो लंगर है वो खाया जाता है, आप बोल सकते हो ना। तो वहां पे अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाएगी बनाने में, अगर मान लो हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया, तो कितने सारे लोग इंपैक्ट होंगे डायरेक्टली, आप देख सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपको, आपने कई जगहों पे देखा होगा, मैंने देखा कई कई जगहों पे कि ऐसे चूहे घूम रहे होते हैं या कुछ ना कुछ, अदरवाइज बहुत कोशिश की जाती है कि छोटा सा, आप बोल सकते हो कुछ नीचे गिर जाए उसी टाइम वो पोछा लगा के जाते हैं। दरबार साहिब में तो आपने देखा होगा, आप कभी जाओ तो वहां पे आप देखोगे कि खिलाने के बाद सबको उठा देते हैं, उसके बाद प्रॉपरली सारे पोछा लगता है, फिर नेक्स्ट बैच जो है उसको अंदर बुलाते हैं और उसको लंगर खिलाते हैं, वो बाहर जाता है, दरवाजे क्लोज हो जाते हैं, फिर से पूरे पोछा लगता है, फिर तीसरे बैच को ऐसे एंट्री देते हैं। तो मतलब वहां पे हाइजीन ही मेंटेन कर रहे हैं ना, वो खास तौर पे फसाई के द्वारा प्रमोट किया गया, 2006 से लगे हुए हैं इसमें ये। उसके बाद एक लास्ट लिख लो, क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स, क्लीन स्ट्रीट फूड hubs to promote, it aims to promote safe and hygienic food, safe and hygienic street food, safe and hygienic street food। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो फसाई के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, फिर यहां तक इसको करते हैं हम, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है जी, फिर ऑनलाइन निखिल सो गया, क्या करते रहते हैं।